हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुचामन डिफेंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनडीए सेकंड 2023। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एनडीए सेकंड 2023 जो एग्जाम पेपर आपका हुआ है उसमें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स वाला पोर्शन। जी हां, जैसा कि आप देख रहे हैं फिजिक्स बाई नितिन सर, है ना। फिजिक्स का पूरा एनालिसिस करेंगे। जीएटी वाले सेक्शन में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उन सभी को हम आज यहां डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जी हां, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है ये जो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है कि वृक्षों के पार से सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण पुंजों के प्रवाह से ऐसा माना जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश किरणों के मार्ग में आने वाले कण हमें दिखाई देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये किस रीजन से होता है? वृक्षों के पार से सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण पुंजों के प्रवाह से ऐसा माना जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश किरणों के मार्ग में आने वाले कण हमें दिखाई देते हैं। रीजन क्या है? इसका रीजन है वायु में धूल के कण हमारी आंखों में प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वायु में धूल के कण हमारी आंखों में प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। वायु में धूल के कण हमारी आंखों में प्रकाश को अपवर्तित करते हैं। वायु में धूल के कण हमारी आंखों में प्रकाश को ध्रुवित करते हैं। तो ये जो घटना है धूल के कणों वाली, धूल के कणों से टकराकर प्रकाश का फैल जाना, इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश का प्रकीर्णन वाला, है ना। प्रकीर्णन वाला सही होगा। इसका सही जवाब होगा बी फॉर बॉर्डर। ठीक है ना। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है कि तड़ित झंझा सुनाई देने से पहले तड़ित कौन दिखाई पड़ती है? इससे यह सत्यापित होता है कि, यह कहना चाह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि जब बिजली तड़कती है तो हमें पहले लाइट दिखाई देती है, बाद में आवाज सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो लाइट की स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। यही कारण है इसका। प्रकाश की तुलना में ध्वनि अधिक तीव्र गति से चलती है। ध्वनि की तुलना में प्रकाश अधिक तीव्र गति से चलता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश की जो चाल है वो ध्वनि की चाल से बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हमें बिजली तड़कते समय तड़ित झंझा में पहले हमें लाइट दिखाई देती है, उसके बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी विद्युत तापक हीटर के दोनों अंत्य टर्मिनलों के बीच विभवांतर 220 वोल्ट है और इससे गुजरने वाली धारा 0.5 एम्पियर है। यदि दोनों टर्मिनलों के पार विभवांतर को घटा करके 120 वोल्ट कर दिया जाए तो हीटर से गुजरने वाली धारा कितनी होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें विभवांतर दे रखा है, करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे R बराबर V अपॉन I से, है ना। R इक्वल टू V अपॉन I से। तो 220 तो है आपका वोल्टेज और यहां पर करंट है 0.5। पॉइंट को हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 से कैंसिल करिए और ये हो जाएगा कितना आपका 440 ओम। कितना? 440 ओम। उसके बाद 120 वोल्ट पर कितना करंट होगा? तो 120 वोल्ट पर करंट की ये बात करेगा, 120 वोल्ट पर करंट की बात करेगा तो I इक्वल टू होता है V अपॉन R। 120 और R का मान कितना है? 440। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल होगा 3 बार और ये 4 से कैंसिल होगा कितने बार? 11 बार, है ना। और 11 का भाग 3 में देंगे, 11 का भाग 3 में देंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा मेरे भाई कितना? 11 का भाग देने पर ये आएगा आपका 0.27 एम्पियर, है ना। ये इसका सही जवाब हो जाएगा C फॉर कमांडो। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी विद्युत स्त्री का तापन अवयव सामान्यतः किसका बना होता है? ये जो
इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक हीटर है, गीजर है, इन सब का जो तंतु होता है, इन सब का जो फिलामेंट होता है, एलिमेंट होता है, वो डियर स्टूडेंट्स किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है सीता 1.5 मीटर लंबी है और अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दीवार पर लगे समतल दर्पण के सामने खड़ी है। समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए ताकि सीता अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी इमेज देखने के लिए उसे कितने ऊंचाई के मिरर की आवश्यकता होगी? तो अपनी हाइट का आधा। जी हां, अपनी हाइट का कितना? आधा, h/2। तो यहां पर हाइट कितना था? 1.5। 1.5 का आधा कितना होगा? 0.75। कितना होगा? 0.75। C4 कमांडो विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है ना। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, है ना। When one of the following graphs correctly represents the current I and voltage V, variation for a rectangular piece of a semiconductor wafer, तो सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा इनमें से ग्राफ सही होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर के लिए हम आपको बता चुके थे कि जो डायोड होते हैं वो इस तरीके से इनका ग्राफ आता है, इस तरीके से ना। सेमीकंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आती, स्ट्रेट लाइन वाला तो बिल्कुल ही गलत होगा। ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से ऐसे, है ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? C4 कमांडो। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राम अपनी कार के पथगामी पाठ्यांक ओडोमीटर रीडिंग में अपनी यात्रा के आरंभ में 2400 किलोमीटर और 8 घंटे बाद यात्रा की समाप्ति पर तय की गई दूरी 2400 किलोमीटर है। जब घर से चला राम तब कितना था उसका रीडिंग? 2000 किलोमीटर। लेकिन 8 घंटे टाइम के बाद उसकी जो रीडिंग है ओडोमीटर में कितनी हो गई? 2400 किलोमीटर रिकॉर्ड करता है। तो कार की औसत चाल, एवरेज स्पीड ऑफ कार। डियर स्टूडेंट्स, औसत चाल की जब जब बात होती है तो औसत चाल का मीनिंग होता है टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल कितना डिस्टेंस, कुल कितना टाइम। तो देखिए, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? जब घर से चला राम तो कार के मीटर में कितना देखा उसने? 2000 किलोमीटर। जब 8 घंटे बाद यात्रा पूरी हो गई तब कितना दिखा रहा है मीटर? 2400 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? 400 किलोमीटर। और कितने टाइम में? 8 घंटे में। तो टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। 8 का भाग दे दो, ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा भाई मेरे? 50 किलोमीटर आवर। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? 50 किलोमीटर आवर। ए फॉर एयरफोर्स, है ना। बिल्कुल ए सही होगा इसका। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। आगे है 8वां क्वेश्चन है आपके सामने। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सुश्री रानी अपने एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में बदलने का निर्णय लेती है, उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करने की आवश्यकता होगी? एसी को डीसी में चेंज करना है तो एक विभक्त वलय, एक प्रकार का क्रम विनिमय, सर्पी वलय ब्रश, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, एक आयताकार लूप। तो मिसेस रानी डिसाइडेड टू कन्वर्ट हर एसी जनरेटर इनटू अ डीसी जनरेटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी वुड नीड टू यूज। तो एसी को डीसी में चेंज करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर, तो स्प्लिट टाइप कम्यूटेटर की आवश्यकता होती है जी। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ए फॉर आगरा। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9। रमेश 2 मीटर से दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करके इस दोष को ठीक कर सकते हैं, है ना। किस क्षमता का लेंस यूज करना है जिससे कि वो इस दोष को दूर कर सके। तो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है ना। ध्यान से देखिए, रमेश 2 मीटर से दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। 2 मीटर से दूर की वस्तुओं को कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करके दोष को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है
इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष में होता है अवतल लेंस, है ना। सॉरी, 2 मीटर से दूर की वस्तु, रमेश कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर, है ना। तो 2 मीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, नजदीक की वस्तु देख पा रहा है, तो निकट दृष्टि दोष है। तो नेगेटिव वाले ऑप्शन तो हो जाएंगे खत्म, है ना। अब 2 मीटर तो यहाँ 1/2, है ना। यहां पर आपको निकालना है पावर होता है 1/f, तो 1/2 ये हो जाएगा 0.5, तो 0.5। लेकिन दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष, और निकट आओ, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज होता है। इसीलिए अवतल लेंस में क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। सॉरी, इसको उल्टा लिख दिया। हाँ, पॉजिटिव नहीं होगा निकट दृष्टि दोष के लिए, क्योंकि अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस में पावर एंड फोकल लेंथ दोनों ही कैसे होंगे? नेगेटिव। इसीलिए इसका सही जवाब जाएगा बी फॉर बॉर्डर। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है किसी तार के वैद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, है ना। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे R = होता है रो एल बट्टा ए। क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो दोनों परिमाण तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं। ध्यान दीजिए, जो रो होता है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, वह केवल तापमान पर डिपेंड करता है और पदार्थ की सामग्री पर डिपेंड करता है, मेटेरियल ऑफ वायर एंड टेम्परेचर, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो गलत हो जाएगा पहला, दोनों तापमान पर निर्भर करते हैं। यस, टेम्परेचर बढ़ाने पर दोनों की वैल्यू बढ़ती है ना। तीसरा, तार का प्रतिरोध तार की प्रतिरोधकता के अनुक्रमानुपाती, तो आर की वैल्यू रो पर डिपेंड करती है, ये भी बात सही है। तार की प्रतिरोधकता तार की लंबाई बिल्कुल नहीं। रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ पे, एरिया पे, इन पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड मेटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा सेकंड एंड थर्ड, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? इसका सही जवाब होगा आपके सामने आंसर कौन सा सही जाएगा इसका? C4 चेन्नई, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? C4 चेन्नई वाला, ठीक है। 2 और 3 दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। आगे चलते हैं आज की क्लास में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर। किसी द्रव को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति द्रव के उबलने के संगत होगी? एक नियत ताप पर किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो उबलने की स्थिति क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, जब वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जब वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब से कम हो जाता है, जब वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब से अधिक हो जाता है, और जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताइए कि कोई भी द्रव एक सर्टेन टेम्परेचर पर कब बॉयल होगा? जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए इसका सही जवाब क्या जाएगा? ए फॉर एयर फोर्स, है ना। सही जवाब हो जाएगा ए वाला। आगे चलिए, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन कहता है, पानी में लोहे की कील डूब जाती है लेकिन लोहे का जहाज तैरता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही होगा? सुनिए भाई, जहाज का औसत घनत्व तो पानी के औसत घनत्व से अधिक है ना। दूसरा ऑप्शन, लोहे की कील का औसत घनत्व तो पानी के औसत घनत्व से अधिक है। यस, लोहे की कील क्यों डूब रही है? क्योंकि घनत्व ज्यादा है। पहला क्यों सही नहीं है? क्योंकि जहाज का घनत्व ज्यादा होता तो वो पानी में डूब जाता, ठीक है ना। कोई भी वस्तु किसी लिक्विड में कब डूबेगी? जब उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो जहाज की डेंसिटी कम है तभी तो नहीं डूब रहा है। कील क्यों डूब पा रही है? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। किससे? लिक्विड से, जिसमें वो डाली जा रही है। तीसरा है, जहाज का औसत घनत्व पानी के औसत घनत्व से कम है। यस, कम है तभी तो नहीं डूब रहा है। तो दूसरा तीसरा दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। जहाज का औसत घनत्व पानी के औसत घनत्व के बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर जो सही जवाब होगा
2 और 3 वाला होगा। सही जवाब कौन सा होगा भाई मेरे? सही जवाब होगा इनमें सेकंड एंड थर्ड वाला, है ना, बी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकों के निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास बिंदु x और y के बीच न्यूनतम प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको फिगर दिए गए हैं ये वाले चारों, है ना, इसके लिए ये वाले चारों फिगर आपको दिए गए हैं यहां बोर्ड स्क्रीन पे। पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, ये 4 आपको दिए गए हैं। तो न्यूनतम ध्यान दीजिए जरा, प्रतिरोध न्यूनतम आता है समांतर क्रम में, श्रेणी में आता है अधिकतम, क्योंकि सीधे सीधे रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन समांतर में 1/R 1/R2 1/R3, है ना। कुल मिला के जब पैरेलल सिस्टम में हम जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को, तब उनका रेजिस्टेंस आता है मिनिमम। इसीलिए ये सीरीज वाले तो बिल्कुल ऑप्शन आएंगे ही नहीं। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में जितने ज्यादा रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे उतना ही उसका मान कम आएगा। तो ज्यादा कहां जोड़े जा रहे हैं? यहां जोड़े जा रहे हैं 3 बार, इसीलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा। इस कंडीशन में आर का मान क्या आएगा? सबसे ज्यादा कम आएगा, दैट मीन्स मिनिमम आएगा मेरे भाई। चलिए, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है 14 नंबर, है ना, 14 नंबर देखेंगे क्या होगा। यह धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के समुच्चय को उच्च गति से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है जो कि आवेशों की गति की दिशा के लंबवत है। दोनों प्रकार के आवेश में संयोजित नहीं होंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम डालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात सोचिए, जो पॉजिटिव चार्ज होगा दैट मीन्स प्रोटॉन होगा, वो तो बाहर की ओर भागेगा, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा जैसे इलेक्ट्रॉन, वो अंदर की ओर जाएगा। तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे मेरे भाई। कैसे हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। दोनों प्रकार के आवेशों की गति रुक जाएगी, बिल्कुल गलत होगा। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश अलग हो जाएंगे। यस, B4 बॉर्डर इसका सही जवाब होगा। इसका बॉम्बे वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, है ना। एम द्रव्यमान के एक कण की गति y इक्वल टू ut माइनस हाफ GT² है द्वारा वर्णित किया जाता है, जहां एक कण का प्रारंभिक वेग है, कण पर कार्यरत बल क्या होगा, है ना, कण पर कार्यरत बल क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखो क्या होता है, y इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ GT²। क्या होता है? ut प्लस हाफ GT², लेकिन इसने क्या दिया है? माइनस का हाफ GT²। कुल मिला के जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है? माइनस में है ना। और F इक्वल टू फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू होता है ma, लेकिन m a की जगह माइनस का g, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का mg। आंसर क्या हो जाएगा भाई? माइनस का mg। इसका सही जवाब आएगा D4 डिफेंस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन में क्या कहता है? 16 नंबर है। क्वेश्चन कहता है कि लकड़ी के एक ब्लॉक जिसकी विमा इतनी है को किसी मेज के ऊपर 3 भिन्न भिन्न स्थितियों में रखा जाता है, जिसमें रखे गए नंबर 1 विमाएं दे रखी हैं इतनी, नंबर 2 विमाएं दे रखी हैं इतनी, नंबर 3 विमाएं दे रखी हैं ये वाली, है ना, लंबाई चौड़ाई। तो यहां ध्यान से देखो, यहां दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां आ जाएगा कितना? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां कितना आ जाएगा? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स कि किसके लिए एरिया कम है। कंडीशन ए का जो एरिया है ना, ए वाली कंडीशन में क्या है? पहली वाली कंडीशन में एरिया कम है, किससे? बी वाली कंडीशन से। और सबसे ज्यादा किसमें है? सी वाले केस में। और प्रेशर और एरिया का रिलेशन कैसा होता है? उल्टा होता है। जिसके लिए एरिया का मान कम, उसके लिए प्रेशर का मान ज्यादा। तो सबसे कम एरिया किसका? ए वाले पार्टिकल का। तो ए वाले केस में एरिया सबसे कम है, तो इस केस में प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा प्रेशर कहां होगा? ए वाले केस में, फिर बी वाले केस में, फिर सी वाले केस में। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, है ना, ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, देखेंगे ध्यान से। ये कण दे रखा है,
जहां सभी दूरियां शून्यतन हैं, इसका एक इक्वेशन और दे रखा है, ऊपर देखें जरा ये वाला, ये इसका इक्वेशन है b इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। सभी राशियां शून्यतर हैं, प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं, तो बताइए, यहां यू कर लीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन आपका दे रखा है ऑल क्वांटिटीज आर नॉन जीरो, है ना। एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, कैसा है, ये जो गति के समीकरण होते हैं एक समान त्वरण के लिए काम करते हैं मेरे भाई, कैसे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए काम करते हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या बनेगा, इनमें से ग्राफ बताना है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ग्राफ कौन सा होगा, ये तो डिक्रीजिंग वाला है, ये तो क्या होगा, रिटार्डेशन, स्ट्रेट लाइन वाला नहीं होगा, ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म वाला होगा। सी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वायु में संचरित होने वाली ध्वनि तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। वायु में संचरित होने वाली ध्वनि तरंगों के लिए ध्यान देंगे, ध्वनि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसकी प्रकृति अनुदैर्घ्य है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। आगे चलो, तीसरा ऑप्शन भी मैं आपको दिखाता हूं। तीसरा ऑप्शन आपको कहता है ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ है, नहीं है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है, कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, कौन सा, बी फॉर बॉर्डर वाला। चलिए, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो आप देख रहे हैं ना, 100 ग्राम का एक गोला 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है, फिर 50 ग्राम के दूसरे गोले से टकरा जाता है। यदि दूसरा गोला टकराने से पहले स्थिर था, पहला गोला टकराने के बाद स्थिर हो जाता है। इस टकराव को पूर्ण प्रत्यास्थ मानते हुए परफेक्टली इलास्टिक मानते हुए दूसरे गोले की चाल बतानी है। क्या बतानी है, दूसरे गोले की चाल बतानी है मेरे भाई। सुनिए, तो यहां पर हम कौन सा लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। रेखीय संवेग संरक्षण की बात करेंगे, क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 b2, है ना। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है ये वाला। पहले 100 ग्राम का गोला है, 100, इसकी स्पीड कितनी है 20, प्लस दूसरा गोला जिसका द्रव्यमान कितना है 50, और कैसा है वो, दूसरा गोला टकराने से पहले स्थिर है, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, प्लस वो इक्वल टू पहले का द्रव्यमान कितना था 100, अब वो किस में आ जाएगा। अब देखिए, पहला गोला टकराने के तुरंत बाद स्थिर हो जाता है, अब पहला गोला स्थिर हो जाता है तो इसकी वेलोसिटी 0, प्लस दूसरा गोला जो 50 ग्राम वाला था उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो 0 वाला तो पोर्शन एकदम खत्म ही हो जाएगा, यहां पर बचेगा ये 200, ठीक है ना, ये 200 और एक और 0 आ जाएगा 2000, है ना। यहां पर 50 b2, 0 से 0 गया और b2 का मान निकालोगे तो 5 का भाग लगेगा, ये कितने बार आ जाएगा 40 बार, है ना। तो यहां पर इसका सही जवाब आएगा 40 मीटर पर सेकंड वाला, है ना। डिफेंस वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय घटना यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। एकदम क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि प्रकाश के ध्रुवण की घटना को समझाने के लिए प्रकाश तरंगों को कैसा माना गया था, अनुप्रस्थ माना था, ठीक है ना। तो ध्रुवण जो होगा पोलराइजेशन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, प्रकाशीय घटना कौन सी होगी, ध्रुवण होगी। प्रकाश तरंग कैसी मानी जाती हैं, अनुप्रस्थ मानी जाती हैं, ट्रांसवर्स मानी जाती हैं। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में वायु दाब मापने के लिए साधारण इकाई है। सेंटीमीटर, मिलीबार, मिलीग्राम, मिलीलीटर। तो सेंटीमीटर दूरी के लिए होती है, मिलीग्राम मास के लिए होती है, मिलीलीटर ये भी मास के लिए होती है, वॉल्यूम मेजर करने के लिए। लेकिन जो मिली बार है डियर स्टूडेंट्स, ये मिली बार प्रेशर के लिए यूज होती है, क्योंकि एक मिली बार में कितना होता है 10⁻³ बार होता है। और बार जो यूनिट होती है ये प्रेशर की यूनिट होती है, किसकी होती है,
प्रेशर की यूनिट होती है, दाब की इकाई होती है मेरे दोस्त। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी चुंबक द्वारा निम्नलिखित में से कितनी सामग्रियां आकृष्ट की जा सकती हैं? तो निम्न में से कितनी सामग्रियां चुंबक द्वारा प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, चुंबक द्वारा कार्बन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, स्टेनलेस स्टील को कर सकते हैं, एल्युमिनियम को कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो सही जवाब होगा मिनिमम कितनी, एक और एक दो, इसीलिए ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, दो वाला हो जाएगा, ठीक है ना, बी फॉर बॉम्बे। चलिए भाई आगे देखते हैं, आज की क्लास में आगे देखते हैं। आगे दे रखा है आपका आंसर की, क्या दे रखा है, ये आंसर की दे रखा है। आप सभी लोग यहां से आंसर भी मैच कर सकते हो। आज की क्लास में जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं 1 से लेकर पूरे 22 तक, है ना, 1 से लेकर 22 तक, कौन से, एनडीए सेकंड 2023 वाले, इनकी आंसर की है भाई, ये क्या है, इनकी आंसर की है। इस तरीके से आप इनके आंसर भी मैच कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज की क्लास में केवल इतना ही है। सारे क्वेश्चन हमने एनडीए 2023 के यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। एनडीए 2023 के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना। आपके लिए एनडीए सेकंड 2023 पूरा का पूरा पेपर डिस्कस किया है आज, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे भी हम इसी तरीके से एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। आप सबका साथ इसी तरीके से बना रहे। आपका जो प्यार है हमें अपने इस YouTube चैनल पर मिल रहा है, वो इसी तरीके से हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आगे भी आपका ये सपोर्ट बना रहेगा। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।